हाय। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम SPI को ब्लॉकिंग मोड या पोलिंग मोड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे हम SPI को इंटरप्ट मोड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाके पिछला वीडियो देख कर ही, नहीं तो ये वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हम आते हैं अपने क्यूब आईडी में, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं STM32 और मैं इसमें पिछले वाले कोड से ऑलमोस्ट सारे कोड कॉपी करूँगा। ठीक है, तो फिर से अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लो। ये आई बटन है ना, यहाँ ऊपर में आ रही है। ऑलराइट, चलो मैं यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ देता हूँ SPI INTE ट्यूटोरियल। ऑलराइट, बाकी सब कुछ को मैं एज ए टेस्ट छोड़ूंगा। ठीक है, आज हम दो नई चीज़ें सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे कि SPI हम इंटरप्ट मोड में किस तरह से काम करते हैं। एक और नई चीज़ के बारे में सीखेंगे, इसका नाम है GPIO एक्सटर्नल इंटरप्ट। अब ये क्या होती है बताता हूँ। ये सेटअप हो जाए, ठीक है। जब तक ये सेटअप हो रहा है ये बताने नहीं देगा। ठीक है, चलो सेटअप करके बताता हूँ कि GPIO एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमको क्या सबसे पहले आने का है कनेक्टिविटी में SPI 1 और इसको फुल डुप्लेक्स मास्टर मोड में ऑन करना है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मास्टर मोड में ऑन करना है। और उसके बाद एक चीज़ मैंने ना पिछले वीडियो में गलती की थी, वो मैं अभी सुधारूंगा। पहले तो अच्छा, आपने देखा था कि SPI इंटरफेस 10 मेगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। मैंने फिर क्या किया था कि क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन में गया था और यहाँ पर मैंने 10 कर दिया था, जो कि ऐसे तो टेक्निकली गलत है पर वो सही हो गया था। किस तरह मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या कहा था कि हमारा जो क्लॉक है ना वो PA5 में है। अब क्लॉक PA5 में, तो PA5 मैंने कहा था कि APB1 के साथ लगी हुई है, जबकि वो AHB1 के साथ लगी हुई है। वो मैंने गलत कर दिया था पिछली वीडियो में। लेकिन अगर हम क्या है ना, यहाँ भी क्लॉक को अगर हम से 8 कर देते हैं ना और इंटर मार देते हैं तो यहाँ भी 8 हो जाएगी, क्योंकि ये एक साथ कनेक्टेड है। इसलिए क्या बोला कि भाई मतलब लॉजिकली ये गलत है टेक्निकली, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही हो गया है। ऑलराइट, तो हमें AHB1 में इसको 8 मेगाहर्ट्ज़ करना है। क्यों 8 मेगाहर्ट्ज़ करना है? क्योंकि हमारी जो क्लॉक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यह जो PA5 में हमारी जो क्लॉक लगी हुई है ना, तो ये कनेक्टेड है हमारी GPIO इसके साथ, और वो AHB1 में आती है, जो मैंने बेयर मेटल वाले प्रोग्राम में समझाया था। एनीवे, इसको 8 कर दिया। नाउ अब यहाँ पे हमें आना है NVIC में और ग्लोबल इंटरप्ट को ऑन कर देना है। ऑलराइट, इसके अलावा हम एक CS पिन लेंगे, सेलेक्ट पिन लेंगे। सेलेक्ट पिन को हमने क्या PA4 में लिया था, तो PA4 को हम लोग GPIO आउटपुट बना देंगे, पिछले वीडियो में जिस तरह से किया था। अब जो नया चीज़ करेंगे वो है एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, जैसे कि हमने PA3 को भी सेलेक्ट किया। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, GPIO आउटपुट, एनालॉग इनपुट, और एक आ रहा है GPIO EXTI3। इसका मतलब है एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब एक्सटर्नल इंटरप्ट देने के लिए मुझे एक बटन चाहिए। अब बटन अभी मैं एक्सटर्नली कनेक्ट करूँगा तो ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना, जो हमारे ब्लू पिल में ना, ब्लू पिल बोलते हैं हमारे न्यूक्लियो बोर्ड में, जो ब्लू वाली बटन है उसी को मैं यूज़ करूँगा एज आर इंटरप्ट। ऑलराइट, और इंटरप्ट वो जो ब्लू वाली बटन है वो कहाँ, PC13 में कनेक्टेड है। तो PC13 में मैं जाऊँगा और इसको बोलूँगा भाई ये GPIO एक्सटर्नल इंटरप्ट है। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंटरप्ट इसको लेने के बाद ये एक्सटर्नल इंटरप्ट नहीं बन गया। अब इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा सिस्टम कोर में, मुझे जाना पड़ेगा NVIC में, सिस्टम कोर में NVIC में, और नीचे में आना पड़ेगा। और ये जो लाइन्स है ना, इंटरप्ट लाइन, इसको एनेबल करना पड़ेगा। इसको ऐसे मैं एनेबल कर दूंगा। ठीक है, बाकी और कुछ मेरे को चाहिए नहीं। बाकी मेरा कोड वेल टू डू है। मैं इसको Ctrl+S मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या होता है, जिस तरह से हम रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में क्या करते हैं कि हम तो कोड में डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर जाके लिख नहीं देते। हमारा कोई भी डिवाइस होता है, उसके अंदर कोई ना कोई बटन होती है जिसको हम क्लिक करने में वो मुझे कुछ आउटपुट देगा। फॉर इंस्टेंस मुझे स्टेटस चेक करनी है, और स्टेटस चेक करने के लिए कुछ तो बटन होगा ना। मेरे फिजिकल हार्डवेयर में कोई स्टेटस को का बटन मैं दबाऊंगा तो वो मेरे को स्टेटस बताएगा। तो उस केस में इंटरप्ट लगती है। या सोचिए कि आपके पास एक HMI मतलब कि एक डिस्प्ले स्क्रीन है।
होता है ना बड़े बड़े मशीनों में एक स्क्रीन होती है, इसको टच करके आप पूरे मशीन को कंट्रोल करते हो, तो उसमें अगर स्टेटस जाननी है तो उसमें आप क्या करोगे कि ऐसे करके आप सिलेक्ट करके स्टेटस में जाओगे, स्टेटस फिर आपको स्टेटस दिखाएगा, ऐसा नहीं कि स्टेटस हमेशा लोड होके रहेगा, राइट। तो ये सब केसेस में इंटरप्ट हमारे पास काम आती है। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा पिछला वीडियो से मैं कॉपी करने वाला हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा है, ऐसे भी वीडियो एक्चुअली छोटा होना चाहिए, तो मैं नहीं अननेसेसरीली इसको बड़ा करना नहीं चाहूँगा। एनीवे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये दोनों जो हमारी रीड स्टेटस सेम काम करेंगे, तो पिछले वीडियो में हमने किया था वही काम इस वीडियो में करेंगे, वो है कि रीड स्टेटस हम करेंगे हमारे क्या ही मैं मतलब टाइम बर्बाद करूँ, हाँ, तो हम रीड स्टेटस, तो हम लोग पिछली वीडियो में क्या किया था कि हम MCP 251 जो कि कैनवस मॉड्यूल है उसका स्टेटस हमने रीड किया था, राइट। तो वही हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। उसमें मैंने ये लिखा था स्टेटस के लिए हमने एक कोड भेजा था, इसमें मैं डेटा शीट पर समझाया था कि उसका मतलब क्या होता है, ऑलराइट। और स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस मैंने 0 किया, ये स्टेटस को ही हम चेंज करेंगे, मतलब रीड स्टेटस हम देंगे हमारे सेंसर मॉड्यूल को, और उसके बाद स्टेटस हमें वो बताएगा, राइट। ये हैंडलर में बना के दिया है। अब हम चलते हैं अपने कोड में बढ़ते हैं। अब कोड में बढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा, नहीं चलो कोड में डायरेक्ट बढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अभी मेन फंक्शन में अलग अलग फंक्शंस बनाऊँगा। सबसे पहले मैं बनाऊँगा कि MCP 2515, तो सोचो स्टेटस IT, मैं एक अपना खुद का कॉल बैक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, स्टेटस IT, राइट। और ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं कुछ नहीं, वॉइड होगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टेटस को फाइंड करने के लिए मेरे को सबसे पहले CS पिन को ऑन करना है, राइट। अब CS पिन को लो करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और हैल GPIO CS पिन को मैं ऐसे यहाँ से ऐसे लो कर दूँगा। CS पिन को लो करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि पहले ट्रांसमिट किया था फिर रिसीव किया था, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ट्रांसमिट करने के बाद मैंने एक डिले दिया था और रिसीव करने के बाद एक डिले दिया था, और ये क्या करता है, इन फंक्शंस को ब्लॉकिंग मोड में ले जाता है। पर इंटरप्ट में हम ब्लॉक नहीं करते, इंटरप्ट में हमको लगातार चाहिए, है ना। तो हम एक और फंक्शन मिलती है SPI में, उसका नाम है ट्रांसमिट रिसीव एक साथ, तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हैल SPI ट्रांसमिट रिसीव। अब ट्रांसमिट रिसीव में क्या हैंडलर देने का है, मेरे को देने का है ये मेरा रीड स्टेटस वाला पिन, और उसका क्या किसमें आउटपुट जाएगा वो देने का है, ठीक है। साइज देने का है। अब देखिए यहाँ टाइम आउट हो गया, क्योंकि मैंने रिसीव, यहाँ पे एक IT आएगी, इसके बाद देखिए IT आएगी, जैसे IT आएगी तो उसमें देखिए टाइम आउट नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ जो पहले लिखा हुआ है, तो और टाइम आउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या रहेगा, हमारा हैंडलर रहेगा, जो हम भेजेंगे वो रहेगा, जो हमें रिसीव करेगा वो रहेगा, और साइज़ रहेगी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारी इंटरप्ट फंक्शन हो गई, ठीक है। इंटरप्ट की फंक्शन SPI ट्रांसमिट रिसीव एक साथ होगा। उसके बाद आना है नीचे। अब हम क्या करेंगे ना, अब ये तो हो गई हमारी। अब हमें क्या है कि SPI की कॉल बैक लिखनी पड़ेगी। कॉल बैक क्या करेगा कि भाई अभी हमने क्या किया, CS पिन को लो किया, फिर हमने रिसीव ट्रांसमिट किया, जैसे ये काम हो जाना है उसके बाद मुझे क्या करना है, CS पिन को हाई कर देना वापस से, ठीक है। तो CS पिन को हाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या एक कॉल बैक लानी पड़ेगी। कॉल बैक मुझे लानी पड़ेगी ना, कहाँ से मैं लाया था, ADC की वीडियो में अगर आपने कॉल बैक वाला इंटरप्ट देखा तो आपको पता है कि कॉल बैक हमें हैल के ड्राइवर्स के अंदर ही मिल जाती है। अभी हम यहाँ पर आएंगे, SPI खोलेंगे, और कॉल बैक कैसे फाइंड करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए आपको सर्च करना है __weak जैसे आप फाइंड करोगे ना, तो आपको हर तरह के जो वीक फंक्शंस आपके हैं ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। वीक फंक्शन मतलब कि ऐसे फंक्शन जिसको आपको खुद लिख के कंप्लीट करना है, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, SPI ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ठीक है, ट्रांसफ़र कंप्लीट, राइट। ये है रिसीव कंप्लीट। तो अब यहाँ पर मुझे क्या है, ये वाला हमारा RX TRX दोनों का रिसीव दोनों का कंप्लीट वाला कॉल बैक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सिर्फ इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे से पेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ये जो हमारा ये लिखा हुआ है ना, इसको रीसेट से सेट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर भाई तुम्हारा रिसीव ट्रांसमिट कंप्लीट हो तो CS पिन को हाई कर देना,
ऑलराइट, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था रजिस्टर में कि कैसे, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, बट वैसे दिखाना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी रीड STATUS रीड स्टेटस इन्फॉर्मेशन है। मैंने क्या ये फिगर में दिखा था, देखिए क्या है, CSPin को पहले लो किया, उसके बाद उसने डेटा को भेजा, उसके बाद उसने ये अपना डेटा जो रिसीव किया, रिसीव करने का CSPin को हाई कर दिया। तो वही चीज़ को हम यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब मैं क्या है कि MCP2515 को कॉल कर दूंगा, अगर मैं सूची के मेन फंक्शन में जाके मैं यहाँ पे कॉल किया वाइल के ऊपर, तो वो काम कर जाएगा। वाइल के अंदर किया तब भी वो काम करेगा, बार बार होगा। लेकिन रियल सिस्टम्स में क्या होता है, मैंने क्या क्या एक्सटर्नल इंटरप्ट के बारे में बताया था। एक्सटर्नल इंटरप्ट में क्या होता है कि हम एक बटन दबाएंगे तब मेरे पास आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं लॉजिक लिख सकता था। लॉजिक क्या लिख सकता था कि इफ इसका वैल्यू इज हाई तब जाकर तुम उसको हाई कर देना, लेकिन उस तरह से हम नहीं लिखेंगे, हम प्रॉपर सही तरीके से लिखेंगे इंटरप्ट्स को यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले क्या करना है, उसकी भी एक कॉल बैक, हर इंटरप्ट की कॉल बैक होती है, कॉल बैक में ही काम होता है। तो यहाँ भी मैं क्या फाइंड करूँगा, अंडरस्कोर वीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, हेल GPIO एक्सटर्नल इंटरप्ट, ये देखिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे रहूँगा, मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा। अब यहाँ पे मैं क्या लेंगे, इफ GPIO अंडरस्कोर जो पिन है मेरी, ठीक है, इज इक्वल टू GPIO पिन 13। अगर ये है तो क्या करना है भाई, अगर ये है तो मुझे ना अगर मेरी ये है तो मुझे ये वाली जो फंक्शन है ना, ये वाली फंक्शन को कॉल कर देना है, ऑलराइट। तो अगर यहाँ पर मेरी आ रही है तो हमें ये वाला फंक्शन को कॉल, ओह शिट, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, एक चीज़ मैं करना भूल गया, मैं बताता हूँ। मैंने ये जो कॉल बैक इसको जो सेटअप किया था ना, इसके पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके कहीं सेव, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। क्या होता है कि नया कोड जनरेट होता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। फिर मैं कॉपी कर लिया इन केस अगर वो हट गया तो। अब मैं नीचे आता हूँ, अब ये जो मैंने कॉल बैक ये सेट किया है ना, ये जो मैंने कॉल बैक सेट किया है, GPIO, ओ अच्छा राइट। तो ये जो हमने कॉल बैक यहाँ पर नहीं, हम क्या कहेंगे, आएंगे यहाँ पे GPIO में जो हमने कॉल बैक सेट किया ना PC13 में, यहाँ पर मुझे ना ये देखिए पुल अप और पुल डाउन लिखी हुई है, यहाँ पे जाके मुझे पुल अप रजिस्टर करना है, ठीक है, पुल अप रजिस्टर करना है। और GPIO मोड को कर देना है फॉल्ट ट्रिगर, ठीक है। ये देखिए एक्सटर्नल इंटरप्ट मोड विद फॉलिंग एज ट्रिगर, ठीक है, फॉलिंग एज ट्रिगर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पिन है उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ऑलराइट। और जब मैं पिन को प्रेस करूंगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है पुल अप रजिस्टर, ठीक है। अगर हमेशा पिन की वैल्यू 1 रहेगी और जब मैं उसे प्रेस करूंगा तो पिन की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया है, एक्सटर्नल इंटरप्ट मोड विद फॉलिंग एज ट्रिगर। फॉलिंग एज ट्रिगर का मतलब जब पिन वो जब दिखेगा ना कि 1 से 0 जा रही है, तो जहाँ पर गिर रहा है वहीं पर बाई इंटरप्ट को चलाओ, जो फंक्शन में दूंगा उसको चलाओ, यही है मतलब, ठीक है। मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे यस करूँगा, बोलूँगा यस करो, और मेरा कोड ये उड़ा दिया, ठीक है, मेरा कोड उड़ा दिया। पर कोई बात नहीं, हमें मालूम था ये कोड उड़ा देगा ये, वो कभी कोड जनरेट करता है, कोड जनरेटर्स का दिक्कत ही है। मैं फिर से अरे यार ये ना, ये जो मेरा कीबोर्ड है ना वो, हाँ तो चलो, मैंने पिछले वाला से वो कोड कॉपी कर लिया था क्योंकि कोड उड़ गया था, है ना। तो यही चीज़ है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या हो रहा है, हमारा राइट पिन हो रहा है, ठीक है। स्टेटस हमने ये कॉल बैक लिखी है, कॉल बैक कहाँ कॉल हो रही है, यहाँ पे कॉल, कब हो रही है कॉल, जब हमने ये बटन दबा, जब हम एक्सटर्नल इंटरप्ट को दबा रहे हैं, ठीक है। उसको दबाने के बाद हमारी ये वाली बटन कॉल हो रही है। सबसे पहले हम क्या करें, CS पिन को लो कर रहे हैं और ट्रांसमिट रिसीव कर रहे हैं, जो हमें SPI की जो डेटा है, आदान प्रदान जो हो रहा है वो हो रहा है। और वो हो जाने के बाद जब ये कॉल बैक हो रही है, कॉल बैक में क्या है, IT क्या करेगी, कॉल बैक, IT कॉल बैक देगी, तो बोली कि अच्छा मेरा हो जाने के बाद क्या करना है, हो जाने के बाद मुझे CS पिन को फिर से हाई कर देना, तो मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। अभी यहाँ गया, मैंने मेन फंक्शन को छुआ भी नहीं, ठीक है, ऑलराइट। चलो
प्रोग्राम को रन करते हैं। डिबग मैंने वेरिएबल सेम यूज़ किया था, लाइव एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स वही रहेंगी जो पिछले वाले पहले से सेट की हुई है। अभी आप देख पा रहे हो रीड स्टेटस दी हुई है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कैमरा में दिखाता हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये बटन, ये ब्लू बटन है ना, इसको प्रेस करता हूँ। ओह शिट, ये ब्लू बटन प्रेस करने में कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने ये रिज्यूम बटन नहीं दबाया था। ऑल राइट, क्योंकि प्रोग्राम होल्ड की हुई थी। चलिए अब मैं ब्लू बटन को प्रेस करता हूँ। रेडी गो। तो देखिए वैल्यू हमारा चेंज हो गया स्टेटस में। ये रीसेट बटन, इसको प्रेस करूँगा तो सब 0 0 हो जाएगा, फिर से रीसेट हो जाएगा प्रोग्राम। फिर से ब्लू बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा स्टेटस अपडेट हो गया। और कुछ इस तरीके से ही कोई भी इंसान GPIO एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को यूज़ कर सकता है, SPI इंटरप्ट मोड में चला सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगली वीडियो में हम DMA सीखेंगे, ठीक है। DMA से हम SPI कैसे काम पर लाते हैं। DMA मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई नया सजेशन हो, कोई नया वीडियो देखना हो तो प्लीज़ कमेंट से मुझे बताइएगा। चलिए बाय, टेक केयर।